जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हमारे बीच हमारे मित्र दीपक सिन्हा सर और हेलो सर सुजीत सर आए हुए हैं। तो मित्रों, आज का विषय हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, वो क्या एट अ टाइम हुआ? ये डिवीज़न जो हुआ क्या एट अ टाइम हुआ? नहीं, इसका जो है बेस पहले ही रखा जा चुका था। और उसी सब के चर्चा में आज हम लोग, हमारे पास दोनों हमारे मित्रगण उपस्थित हैं, तो वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबका अपना अपना जो है, उसमें हिंदू कितने कारण थे, जो हमारे मुस्लिम पक्ष थे वो कितने कारण थे, जो हमारे ऊपर जो अंग्रेज जिन्होंने शासन किया था उनका क्या उसमें रोल रहा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, सुजीत सर, पहले आपको सर, तो आपका इसमें क्या विचार है, इसके बारे में बताएं सर प्लीज़। देखिए, कोई देश हो, परिवार हो, या जो कुछ भी कहें, बंटवारा स्वाभाविक होता है। बंटवारे का कोई एक रीजन नहीं हो सकता, उसका अपनी पुरानी मतलब स्टार्टिंग से एक पृष्ठभूमि होती है। अब रही बात भारत और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बहुत पीछे मीन जैसे मान लीजिए 1757 के आसपास से चलना पड़ेगा, लेकिन उतना पीछे आपको लेकर जाऊंगा नहीं। मैं आपको लेकर के आता हूँ 1905 में भारत और मतलब कि भारत में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल और बंगाल मतलब अभी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश नहीं, बंगाल मतलब उस टाइम पे पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, उड़ीसा, ये पूरा एकदम बंगाल होता था। और जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ वगैरह थी सब वहीं से ओरिजिनेट होती थी। ऐसे कंडीशन में अंग्रेज़ों ने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति की पॉलिसी शुरू की। और इसके लिए क्या किया, पाकिस्तान को दो क्या बोलते हैं, बंगाल को दो भाग में बांट दिया। एक और बांटा कैसे, पूरब क्या बोलते हैं, पूरब और पश्चिम की तरफ से। पूरब साइड में क्या थे, मुस्लिम बहुल इलाका था, और पश्चिम साइड में क्या था, हिंदू बहुल इलाका। इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ। फिर धीरे धीरे मतलब क्या हुआ 1909 में क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो समझौता हुआ था सर, है ना? हाँ, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? देखिए, मार्ले मिंटो एक्चुअली ये सुधार की बात थी। मार्ले मिंटो मेरे ख्याल से आप उसी को बात करें ना? हाँ जी, हाँ। रिफॉर्म एक प्रकार का था। उसमें था कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के बारे में वो बात थी मेरे ख्याल से, जो मुझे मालूम है। तो ये अंग्रेज़ों का बेसिकली एक चाल था, है ना? जब अभी सुजीत सर बता रहे थे कि मतलब 1905 में जो आपका इशारा बंग भंग की तरफ था ना? बंग भंग जो मतलब बंगाल का जो पार्टीशन का, वो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल जो है। तो बाद के दिनों में 3-4-5 साल बाद जब ये उनको समझ में अंग्रेज़ों को आ गया कि यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पे बांटोगे तभी राज करोगे, डिवाइड करो और रूल करो, तब उन्होंने सुधार के नाम पर उन्होंने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन वगैरह ज़्यादा हो, मतलब जो भी, चूँकि इलेक्शंस तो पहले भी होते थे, थोड़ा उनका तरीका अलग था जो है ना? मतलब ये आज की तरह नहीं था, ठीक है, लेकिन होता था रिप्रेजेंटेशन, शासन में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन किनका है ये चीज़ें मैटर करता था। तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में बढ़े, जो विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल या जो भी उनका था जो है, ठीक है, उसमें बढ़े। तो उसी के मतलब चीज़ों को लेकर के ये आया और लाया गया मार्ले मिंटो का जो है। हाँ सर, तो आप इस पे कुछ बता रहे थे? हाँ, वही कह रहा था। हाँ, कि मार्ले मिंटो के तहत शिमला में मुस्लिमों को लेकर के क्या हुआ, एक समझौता हुआ था जिनमें उनको निर्वाचक प्रतिनिधित्व अलग से दिया गया कि भाई कुछ बेसिक इलाका है जहाँ पे चुनाव में तुम ही खड़े हो सकते हो, वोटिंग भी तुम ही कर सकते हो। और मतलब सेपरेट उसका जो ये है जो यही 1915 आते 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है जो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, उसको दोनों कांग्रेस को एक साथ फिर से मिला दिया गया। दूसरी बात क्या हुई कि मतलब कि सूरत फूट के बाद जो, हाँ जी, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत हमने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश की कि जो मुस्लिम लीग है जो एक अलग ही धारा में चल रही है, उसकी भी सहमति जुटाई जाए, ताकि आगे से अगर कोई आंदोलन होता है तो हमारी संख्या क्या हो, एक भीड़ हो काफ़ी आगे, मतलब ज़्यादा दिखे वो चीज़ की, हाँ कि भाई इतने लोग जो है अगेंस्ट में हैं। और तीसरे स्टेप में जो हमारी मिस्टेक दिखती है लखनऊ पैक्ट के बाद, असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन में
गांधी जी ने वहाँ थोड़ी सी गलती की थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पहले मिस्टेक उनकी होती है कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ में मिला करके और आंदोलन का नाम असहयोग के साथ साथ उसका नाम बदल देते हैं और रखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन को बदल के खिलाफत आंदोलन रखा नहीं, गया। बदला नहीं गया, लेकिन साथ बदला नहीं गया, वो एक्चुअली एक साथ कंबाइन किया, लेकर के चलने की बात तय हुई। खिलाफत आंदोलन के बारे में बताएंगे सर? देखिए चीज़ों का क्या था, जो खिलाफत आंदोलन बेसिकली क्या था कि जो तुर्की था, है ना, तुर्की में एक्चुअली जो वर्ल्ड वार चल रहा था, सारी चीज़ जब वर्ल्ड वार खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात में 14 to 19 नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 19 तक, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जब वो ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया तुर्की पे जो है, ठीक है, तुर्की हारा। तुर्की को इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे खलीफा का पद होता था, ठीक है। खलीफा का मतलब हुआ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड का वो आदमी जो होगा वही नेता होगा, ठीक है। तो वहाँ खलीफा को हटाया गया जो है, ठीक है, और वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा है ना, मुस्तफ़ा कमाल पाशा मतलब काफ़ी कुछ रिफॉर्म किया, काफ़ी चीज़ें हैं। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, कभी और उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे मुस्तफ़ा कमाल पाशा पे। तो जब ये चीज़ क्या हुआ तो मुसलमानों में एक पूरा विरोध शुरू हुआ। पूरे वर्ल्ड के मुसलमान जो है कि एक साथ आ गए कि भाई जो तुर्की के खलीफा का पद जो समाप्त किया जा रहा है, ये होता कौन है अंग्रेज ऐसा करने वाला। तो गांधी जी को ये चीज़ लगा कि हाँ बात तो है, अगर हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को हम यहाँ पे अगर मतलब मोबिलाइज करें, यूनाइट करें, तो वो मतलब एक अच्छा जाएगा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मतलब यूनिटी, है ना, ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से अली ब्रदर्स थे, है ना, अली ब्रदर्स लोगों ने इनसे संपर्क किया, किनसे, गांधी जी से, कि भाई आप जो है भारत में खिलाफत मूवमेंट को आप लीड कीजिए। तब तक गांधी बहुत बड़े नाम हो गए थे हिंदुस्तान में भी। हालांकि गांधी कोई बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान में आकर नहीं हुए थे, वो तो साउथ अफ्रीका में ही वो हो गए थे जो है। तो गांधी जब इस पूरे चीज़ को लेकर के इन्होंने लीड करना जब शुरू करा जो है, तो खिलाफत आंदोलन को इन्होंने कहा कि ठीक है। तो पूरे हिंदू और मुसलमान सब लोग मिल करके जो है कि खिलाफत आंदोलन को भारत से जो है कि यानी अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। किन लोगों ने? इंडियंस लोगों ने, उसमें मुस्लिम्स और हिंदू दोनों मिल करके। गांधी जी का ये सोच था कि इस तरीके से जो है कि मुसलमान को हम इसके साथ जो हमारा आंदोलन चल रहा है भारत का, है ना, तो हम लोग अच्छा करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ हो, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो जीना थे, मोहम्मद अली जीना ने गांधी जी के इस रुख का विरोध किया था। हाँ, ये स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हाँ, बात। हम लोग ये जानते हैं ना कि नहीं, और जो है नहीं जो मतलब हिंदू महासभा थी, उसके मदन मोहन मालवीय वगैरह थे, ये लोग भी उसका विरोध किए थे कि भाई पहली बार आंदोलन में तुम धर्म को लेकर के आते हो। रिलीजन वहाँ से इंट्रोड्यूस होना शुरू, वहाँ से पहली बार मतलब कि इंट्रोड्यूस हुआ रिलीजन गांधी जी के रिवॉल्यूशन में। तो मैं ये जनरल ये परसेप्शन है सर कि जो हमारा ये बंटवारा हुआ, इसमें मुसलमान ही बंटवारा चाहते थे। जनरल परसेप्शन ये है लोगों का कि मुसलमानों ने दंगा किया, और एक राजनीतिक कारण मुझे ये लग रहा है कि राजनीतिक कारण इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मुसलमानों को जो दिया गया, जो आपने बिंटो वाले जो कहा, उसमें जनरली मुझे जहाँ तक पता है तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ टॉपिक को लेकर के क्योंकि अंग्रेज उस समय सर्वोसर्वा थे, सारा डिसीजन वो लेते थे। उनके पास गया और बोला कि भाई मुसलमानों को इस एरिया में, इस जगह पर इतना जो है उसका होना चाहिए। तो कुछ बातों पर सहमति बनी, कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी। तो उसके अगेंस्ट में मुस्लिम लीग फिर से आया इस चीज़ में। तो जनरली हम लोग जहाँ तक जानते हैं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो आप लोगों ने स्टडी किया है, आपको ज़्यादा पता होगा चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि सारा का सारा ब्लेम जो है वो मुसलमानों पर दिया गया, जो कि 80-90% सही मैं मानता हूँ, ठीक है। तो इसमें हिंदुओं ने क्या गलती की, इसके बारे में थोड़ा सा सुधीर सर अगर प्रकाश डाल सकें। मैं बताता हूँ। देखिए बेसिकली बात बता रहा हूँ, जितना भी अभी तक बातें हुई है, ये मतलब कि फैक्चुअल बातें हैं। इसके जड़ में जाएंगे तो कुछ सामाजिक परिवेश की बात करनी पड़ेगी। तत्कालीन भारत में जनसंख्या किसकी ज़्यादा थी? हिंदुओं की ज़्यादा थी। और अल्पसंख्यक कौन थे? मुस्लिम। और हर जगह अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा भय होता है। साथ में दूसरी बात ये भी है कि जो जमींदारों वाला जो मतलब कि पहलू है, अधिकतर जमींदार कौन होते थे? हिंदुओं में होते थे। अधिकतर काश्तकार कौन होते थे?
मुसलमानों में होते लेकिन थे। तो मैं इस बात को बताना प्लीज, हाँ। हाँ थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट, कोई बात लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है जमींदार की भी आप प्रथा की बात करते हैं तो जमींदार तो ज़्यादा हिंदू थे, नो डाउट, मुस्लिम भी होंगे, बिल्कुल लेकिन थे, हाँ। अंग्रेज से जस्ट पहले तो यहाँ पर मुगलों का शासन था। तो जानते हैं कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में मुस्लिम बहुल जगह था वो, हालांकि राजा हिंदू थे, राजस्थान में और हैदराबाद में, बंगाल साइड में तो मुसलमानों का वहाँ था। तो एक जब आप जमींदारी की बात करते हैं तो यहाँ पर राजशाही की भी बात होगी फिर, तो उस ठीक है सब, तो दोनों के परपेक्स में आपको बात वही करनी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए इससे पहले, अंग्रेजों से पहले, देखिए मैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों से पहले मुगल के समय में भी मुसलमान क्या थे, अल्पसंख्यक ही थे, लेकिन उनके साथ क्या था, उनका अपना शासन था, उनका शासक उनके साथ था, है कि नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद जब अंग्रेज आते हैं तो क्या उनको, उनके पास एक थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मन में एक भय होता है कि हमारा शासक नहीं है, हमारा शासन नहीं है। दूसरी बात, ये बहुसंख्यक हैं, समाज में इनका प्रभाव अधिक है, अनसिक्योरिटी कह सकते हाँ, हैं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये तो एक भय तो था, मतलब कि आम मुसलमानों में ये भय शुरू से ही रहा, उस समय की बात है। कुछ मुसलमानों में जो थे सामंत टाइप के, जमींदार टाइप के, उनके मन में ये बात हुई कि भाई इनके साथ रह करके, इन हिंदुओं के साथ रह करके हम अपने जो वर्चस्व है, अपनी दबदबा है, नहीं दिखा पाएंगे। हाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपना एक अलग टुकड़ा ले लें, एक अलग जमीन ले लें और वहाँ रहें, और वहाँ हमारे सारे मुसलमान भाई अगर होते हैं तो उन पे अपना वर्चस्व हम आराम से दिखा सकते हैं। ये कारण हमारा बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये तो एक बेसिक कारण था, एक मानसिक कारण था जो उनके मन के अंदर चल रहा था। तो मैं वो बात नहीं, मैं यहाँ ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का क्या रोल था इसमें, तो उनका अपना भय था, वो तो उन्हीं का रोल हो गया। ठीक है। हिंदुओं का क्या रोल था? बिल्कुल, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, कभी भी एक हाथ से नहीं बची है। एक बाल गंगाधर तिलक का नाम जानते हैं हम। बिल्कुल। इन्होंने 2 पत्रिका का प्रकाशन कराया, मराठा और केसरी। मराठा तो इंग्लिश में मतलब छपता था और केसरी हिंदी में। इसमें सारी बातें जो होती थी हिंदुओं को लेकर के होती थी, ठीक है। हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा पाठ से रिलेटेड, या फिर मतलब कि जो बेसिकली वो हिंदू के लिए ही बनाया गया था, हिंदुओं के लिए था। चाहे मतलब शिवाजी की जो गौरव गाथा हो गई, चाहे जो गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी वाली जो पूजा होती है, उसको लेकर के काफ़ी कुछ हुआ। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, कुछ मुसलमान थोड़ा सा धीरे धीरे हमसे अलग होने लग गए। थोड़ा मतलब होता है कि मतलब बिलगाव थोड़ा सा वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद क्या होता है, 1915 में आकर के हिंदू महासभा का गठन होता है, 1925 में आकर के मतलब आरएसएस का गठन होता है, और ये दोनों के उससे पहले 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका होता है। तो जहाँ मुस्लिम लीग एक तरफ केवल मुस्लिमों की बात करता है, हिंदू महासभा हिंदुओं की बात करता है, तो अलगाव होना तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये सारी परिस्थिति, यानी कि टिट फॉर टैट के जो है कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जो है हमने उनको एक अनसिक्योरिटी जो है क्या कहते हैं दिलाई, और इसका एक कारण ये बन गया। कोई दूसरा कारण भी बताना चाहेंगे सर? कारण बहुत सारी हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, नहीं मैं यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में बात, मैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। अंग्रेज के बारे में ये सर बताएंगे, आपको सिर्फ हिंदुओं के बारे में बताना है। कोई और कारण आपको पता? कारण मैं बता रहा हूँ, हम भी इनसे परेशान हो गए थे सर जी। रियलिटी तो ये है कि हम भी इनसे परेशान थे। ये पूरा जो पाकिस्तान में जो जा चुके गए, मतलब कि वो बिल्कुल एकदम नाकामयाब, एकदम जाहिल इंसान थे, और वो यहाँ रह कर भी करते क्या। तो हम जानते थे कि भाई इनको अलग करो। शरीर में अगर कहीं फोड़ा होता है तो क्या करते हैं उसको, तो शरीर काट के नहीं हटाते हैं ना। तो काट के हटा दिया, सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी करते हैं। सर्जरी नहीं तो सर काट के हटाना करते हैं। लेकिन वो नहीं, हम कैंसर को काट के हटा, वही आगे की बात बता रहा हूँ। शरीर में अगर थोड़ा सा फोड़ा हो जाए तो उसको सर्जरी करते हैं, ठीक करते हैं, सर्जरी करते हैं, जैसे अभी हमने सर्जरी किया। लेकिन वही कैंसर बन जाए फिर क्या कीजिए, शरीर तो उस पार्ट को रिमूव करना। तो ये बिल्कुल उस समय कैंसर सा हो गया था, कैंसर से थे, इनको अलग करना ही था। नहीं करते तो अब तक हम खुद परेशान होते हैं। अब दूसरी बात आती है सर, अब दीपक सर अब आपकी बारी, कि मैंने ऐसा कहा कि मुस्लिम तो कॉज थे ही, मतलब कि 90% वो कारण थे। 2% मैं बात करूंगा, 2% उन्होंने हिंदू का कारण जो था वो बता दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था कि कैसे डिवाइड एंड रूल, स्टार्टिंग से जब अंग्रेज लोग यहाँ आए थे तभी से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। जब वो जाते जाते वो ये देखा गया है कि अंग्रेज जहाँ से भी निकले, कहीं से भी निकले हैं, तो उन्होंने उस जगह को वैसे रहने ही नहीं दिया, उसको अनस्टेबल कर दिया। अपने क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो उनका सोच का तरीका था ऐसा थोपा उन्होंने। उसमें क्या हुआ कि सब हर एक जगह, सिर्फ मैं यहाँ इंडिया की बात नहीं, जहाँ से अंग्रेज निकले उन्होंने कर दिया अनस्टेबल। तो इसमें अंग्रेज ने क्या क्या एक्टिविटी की और जो कि दिखता है लोगों को जानना चाहिए, प्लीज़ सर उसके बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी दें।
देखिए इसमें 3 लोग थे, हिंदू पक्ष, मुसलमान और अंग्रेज़, है ना। तो अंग्रेज़ों ने जाहिर तौर पे वो शासक थे, शासक तो कभी चाहेगा ही नहीं कि 2 लोग मिल करके रहे, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन ये चीज़ें शुरू कैसे होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड में जाएंगे। इसको हम मानते हैं 1857 से। 1857 में जब पहला जो समर होता है, क्रांति जो होता है, सैनिक विद्रोह, मतलब वो लोग बोलते हैं सैनिक विद्रोह, लेकिन हम भारतीय लोग उसको सैनिक विद्रोह नहीं बोलते। हम लोग जो है कि उसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो वहाँ से जाइए, थोड़ा सा समझिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि 80-90% मुसलमान जिम्मेवार थे, नहीं, थोड़ा सा एक पक्ष को और भी हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली 1857 में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहादुर शाह जफर के पास सभी लोग आए, मुसलमान भी आए, मराठा भी आए, सभी लोग आए, कितने भी लोग थे सभी लोग आए और उनको कहा कि भाई आप जो है कि लीड कीजिए, ये क्रांति लीड कीजिए। वो कहें कि नहीं तो मेरे पास ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ताकत है, ना मेरे पास शरीर भी नहीं है, मैं सिंबॉलिकली है ना, मैं 80 साल का आदमी क्या ही कर लूँगा। तो कहें कि नहीं, आप कुछ भी हो, है ना, आप मतलब एक हैं मुगल शासक हैं, वंश के हैं, आप कीजिए, जो आपका प्रभाव रहेगा। कहीं ठीक है, उनको मतलब लीड किया, सारा चीज़ें आप सभी लोगों को मालूम ही है कि क्या क्या उनके साथ हुआ। जो है उनको माने रंगून भेज दिया गया, उनके लड़कों का सर काट के तस्तरी में अंग्रेज़ों ने सजा करके दिया, जो है ये सारी चीज़ें वो छोड़ दीजिए। जो उस ज़माने में जो मुसलमान मौलाना थे, आज की तरह वो नहीं थे, ठीक है, आज की तरह वो नहीं थे, भड़काऊ वाला वो नहीं है। आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी अंग्रेज ऑफिसर के उसने किताब लिखी, क्या नाम उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने किताब लिखा, कहा कि दिल्ली से लेकर के मेरठ तक कि जितने भी रुख थे, पेड़ है ना, पेड़ों पे मौलानाओं को टांग दिया था, फांसी कर दिया था अंग्रेजों ने। क्यों? हाँ, मौलानाओं को और मुसलमानों को, क्योंकि ये बात सही थी कि पूरा जो है कि मुसलमान लोग 1857 क्रांति में थे, हिंदू मुसलमान लोग बिल्कुल एकता के साथ उन्होंने क्रांति ये किया तमाम तरह से। अंग्रेज यहीं से एकदम संभल गया। अंग्रेज कहा कि अरे तेरी के, ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा, अगर ये लोग तो साथ रह गए तो दिक्कत हो जाएगा। वहीं से तोड़ना शुरू करा, ठीक है, तोड़ते बहुत सारी चीज़ें। अब ये चीज़ यही नहीं देख रहा था, एक और शख्स था जिसका लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, सर सैयद अहमद खान साहब। उन्होंने ये चीज जो मुसलमानों की बर्बादी हुई ना 1857 में, उसी की देन, 1857 की जो मतलब बर्बादी जो हुई, ठीक है, तो उससे सर सैयद अहमद खान के दिमाग में एक बात आ गया, कहा कि नहीं, अगर मुसलमान लोग वास्तव में कुछ अब उनका मुस्तकबिल अगर रोशन होना है, उनका भाग्य बढ़िया होना है, तो अंग्रेजों के साथ जाना पड़ेगा और अंग्रेजी शिक्षा लेनी पड़ेगी। अभी देखते रहिए कैसे चल रहा है, कैसे बदलेगा। सर सैयद अहमद खान ने जो है कि अपना हिंदू मुस्लिम एकता पहले वो बोलते थे। 1888 में 1888 ईस्वी में मेरठ में वही आदमी जो कभी बोलता था कि भारत माता की आंखें हिंदू और मुसलमान, वही आदमी मेरठ में बोले, उन्होंने बोलना पड़ा उन्हें, क्योंकि तब तक अंग्रेज लोग भी सर सैयद अहमद को थोड़ा उठाना शुरू कर दिया था, उठाना शुरू कर दिया था। रीजन था, अंग्रेज भी मुसलमानों से बौखलाए हुए थे। 1857 में हिंदुओं से कोई उनका लेना देना नहीं था, सच्चाई है। ये और बात है कि मराठा लोग मुगल वंश के शासक इनको बहादुर शाह जफर को बिल्कुल वो साथ दे रहे थे, वो सब सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रहार अंग्रेजों ने किया तो मुसलमानों पे किया। सर सैयद अहमद खान उन्होंने कहा कि शिक्षा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने स्थापना करा, सारी चीज़ें ये हुआ। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अगर हम हिंदुओं के साथ रहेंगे, इन फ्यूचर भारत अगर आज़ाद होगा, उस समय तो आज़ादी वाली टाइप का कोई चीज़ आती नहीं थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आ गया था कि भाई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सत्ता में है ना, सरकारी नौकरियों में कितना है, क्या है, ये तमाम लोग मतलब एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को अपने तरीके से, तो उस आदमी ने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकता, ये दोनों अलग अलग संस्कृति है,
ठीक है। और फिर चीजें आती है, थोड़ा और मामला आगे बढ़ता है, तो हमारे यहाँ थे परमानंद। परमानंद थे, वो क्या थे परमानंद जी? परमानंद जी बेसिकली वो थे ये आर्य समाजी थे वो। उन्होंने भी यही बात कहा था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता है। ये दो अलग भाषा बोलते हैं, पूजा पद्धति दोनों का भिन्न है। पूरब में ये हिंदू पूजा करता है तो पश्चिम में जाते हैं, सब चीज भिन्न है। और दो अलग अलग संस्कृतियां, दो अलग अलग राष्ट्र। देखते जाइए, सोच जीना वगैरह तो बहुत बाद में, अभी तो मैं आ रहा हूं ना उस पर। अंग्रेज ने लोग समझ लिया, कहा कि अच्छा ये ठहर जाओ। ये सब है जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जो लोग हैं मुसलमानों में, इन्हीं को पहले कहो कि भैया हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। फिर सर ने भी मार्लिमेंटो की बात करा, जो है ये 1909 वगैरह में जब आया तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें। शासक वो था, शासक जब वो था तो फूट करेगा ही, फूट डालेगा, ये करेगा जो है। अब बंगाल विभाजन का बात इन्होंने करा। बंगाल विभाजन में भी चीज़ें रही कि भैया मुसलमान लोग हिंदू लोग कट कट के रहे, इधर वाले सब जो थे हिंदू ज़्यादा थे, उधर वाले मुसलमान ज़्यादा थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, आते जाइए 1915 में हुआ हिंदू महासभा, 15-16 में उसका गठन होता है। फिर सावरकर का रोल आता है। 1922-23 में सावरकर ने एक किताब लिखा, हिंदुत्व, वो आज भी आप मिल जाएगा। उस किताब ने सचमुच आप समझिए तो उस किताब ने जो हिंदुत्व है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उस आदमी ने दिया। पॉलिटिकल जो हिंदुत्व का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस आदमी ने दिया। किसने? वीर सावरकर। वीर सावरकर ने एक किताब लिखा हिंदुत्व, और उसमें उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है, हिंदू का मतलब क्या है, सारी चीज़। अभी देखते जाइए क्या हो रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल खुलेआम लिखा कि हिंदू वही है जो हिंदू कुश से इधर इस एरिया में जो है वो सब हिंदू है। और एक चीज़ और उन्होंने जोड़ा, कहा कि जिसका पुण्य भूमि भारत है वही हिंदू हो सकता है। उसने एक और बात उन्होंने कहा, उन्होंने तीसरी बात ये कहा कि जिसका भारत जो है पुण्य भूमि नहीं होगा वो कभी भी भारत का वफादार नहीं हो सकता। अब पुण्य भूमि का मतलब समझिए। पुण्य भूमि का मतलब हुआ कि जहाँ पे जिसका जो मतलब देवता देवी टाइप का जो उनका एक रिलीजियस जो है ना, वो वहाँ से अगर बिलोंग करता है तभी हो सकता है। अब वो क्या सोच कर उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियन को भारतीय होने पे खारिज किया, क्योंकि भाई उनका तो सब उधर ही है, इंडिया से क्या लेना देना। इस्लाम का भी सब उधर ही है, मक्का मदीना भारत में तो नहीं है ना, है कि नहीं। तो पुण्य भूमि तो कभी भारत हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है कि ये एक बहुत बड़ा विवाद बना। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, सावरकर को क्या किया, बाद में जेल से रिहा भी कर दिया। बाद में सावरकर को जेल से रिहा कर दिया और सावरकर को हिंदू फेस का बनाया, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा हिंदू फेस बना करके अंग्रेजों ने प्रोजेक्ट किया उनको। हिंदू महासभा का भी वो अध्यक्ष बने वीर सावरकर, है कि नहीं। और वो पूरा ये किया जो है, मदन मोहन मालवीय वगैरह सब रहे, सारा चीज़ है। आरएसएस तो 1925 में है, आरएसएस को थोड़ा सा इधर ही रखे, आरएसएस कुछ था ही नहीं। 1948 तक आरएसएस कुछ नहीं था। आरएसएस का बात जब भी करें तो फिर बाद में करें, मतलब 1951 वगैरह की बात। आरएसएस का कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सावरकर थे, सावरकर को उसने जो है अंग्रेजों ने खेलना शुरू कर दिया उनके साथ। कहा कि भाई आप, और सावरकर का भी था अपना कुछ पॉलिटिकल, अपना जो भी चीज़ हो, जो भी है। तो इधर जो है मुस्लिम लीग जो है और सावरकर, यानी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग पाकिस्तान का मांग कर रहा था और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। एक कांग्रेस थी, कांग्रेस भारतीय राष्ट्र बने, मतलब सेकुलर स्टेट हो, ये इस तरीके का सारी चीज़ें। तो अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को रोकने के लिए हमेशा सावरकर को भी और मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, ठीक है। ये सही बात है कि जब 36-37 में चुनाव हुआ था, ठीक है, तो इसको मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप, जब बंगाल में और सिंध में सरकार बना उनका, तो कांग्रेस का वहाँ पे नहीं था, न सिंध में न बंगाल में, ठीक है। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल के सरकार बनाए थे, बताइए, ठीक है। और सुनिए,
जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, जो एकदम हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा आज भी देखते ही हैं बीजेपी उनको, ये क्योंकि सही बात है, जनसंघ का स्थापना उन्होंने ही सारा चीज़ों ने किया था जो है। अब वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, अब वित्त मंत्री बंगाल में रहते हैं, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सिंध में भी हिंदू महासभा जो है मुस्लिम लीग के समर्थन से दोनों मिलकर के सरकार बनाते हैं, और उसी सिंध असेंबली में पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव पारित होता है। आप ये नहीं कह सकते सर मतलब कि एक हिंदू ही आइडियोलॉजी जिम्मेवार थी या मुसलमान जिम्मेवार था या अंग्रेजी जिम्मेवार था। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये तीनों की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, जैसे हमारे यहाँ पे बात। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो थी, हर एक का जीना को भी बॉस बनना था अपना, तो अब नेहरू के रहते वो शायद मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो सक रहा, लग रहा था उन्हें। तो उन्हें ऐसा किया, क्यों ना हम, जैसे भी हो रहा है अभी की राजनीति में वो चीज़ें हो रही है, अभी की राजनीति में भी चीज़ हो रही है कि भाई हाँ आप ये कर रहे हो, आप नहीं मुझे जगह दे रहे हो, मैं कुछ ऐसा नैरेटिव सेट करूंगा कि ठीक है तो हम हो जाएंगे। बंगाल में आप देख रहे हैं क्या चीज़ें चल रही है, केरला में देखिए, तो अलग बात है चूँकि अब आपको एक कंट्री बनने के लिए उतनी पावर होनी चाहिए, उसमें पावर की नहीं, पावर कहीं और फिक्स था, हमारे पास पावर नहीं था, हम लोग सिर्फ ज़मीन का बंटवारा कर रहे थे, उसमें पावर की बात। लेकिन अब क्या है, अब पावर चाहिए आपको, वो चीज़ें चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी टफ लगती है, इसलिए अलग देश की मांग नहीं होती है अभी, लेकिन ये बात है उसको अलग किया जा रहा है। तो राजनीति महत्वाकांक्षा मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले किया भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करने में। किसने? राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है लोगों की, तो है ना, सबसे बड़ा रोल लगा मुझे यही बटा। तो कहीं ना कोई सियासतदान लोग थे, सत्ता तो चाहिए था ना भूमि पे शासन करने के लिए। इस पूरे बातचीत में मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी जो आपने सावरकर वाली बताई कि जिसका जहाँ पुण्य स्थल है वहीं उसकी सभ्यता और संस्कार स्थिर रह सकते, इसके बाहर लॉयल्टी वहीं शिफ्टेड रहेगा। ये बात होती है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ये इसके पहले भी अगर कोई ये भी कहता है कि पहले तो हिंदू मुसलमान साथ थे, तो वहाँ पे एक रीजन था, वहाँ पे शासकों के द्वारा मुसलमान हिंदुओं का क्या था, मतलब शासकों का डोमिनेंस था, डोमिनेंस था, वो एक साथ मजबूरी में रह रहे थे। नहीं तो इस टाइम पे तो कोई मजबूरी नहीं। इस बात को और मैं पक्का ही करना चाहूँगा कि अभी तक आप देखते हैं कि कहाँ युद्ध कहाँ हो रहा है, किस साइड होता है, और यहाँ के लोग, बिल्कुल यहाँ के लोग अभी भी झंडा उठा के उनका जो है जाते हैं, मतलब जिस तरफ आपका जो है कि वर्शिप जिधर सेंटर है आपका जो है झुकाव उस तरफ ही होता है। देखिए इस्लाम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मुसलमान लोग। जब 100 साल पहले, अब मैंने अभी तुर्की के खलीफा के बारे में बात की, देखिए एक चीज़ क्या था, मैं यहाँ मतलब गांधी से हम बहुत सहमत रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे भी लगा कि गांधी जी को पता क्या वो चला कि वो इस मामला को जो है कि मतलब वो ऐसा क्यों माने गांधी जी कि भाई हमें मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए उस खिलाफत मूवमेंट को हमें मतलब ये करना है, उनको बाहर क्यों देखना पड़ा। बिल्कुल है ना। यहाँ का मुसलमान मैं मानता हूँ पूरी तरीके से देशभक्त मुसलमान है, मैं मानता हूँ यहाँ के मुसलमान, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिना की बात नहीं, कौन था ये जिना? ये क्या कोई मुगल वंश का कोई इसको लेकर आया था? नहीं ना, कोई शेरशाह सूरी और बाबर और लोधी वंश और कौन क्या कोई सुल्तान इसको लेकर आया था? अरे भाई इनके दादा हिंदू थे। हाँ, इनके जो थे क्या नाम, पुंजाबाई या कुछ नाम था इनका, गुजराती सब रहे, ये लोग तो हिंदू थे। अब मछली का व्यापार ये लोग करने लगे, मछली का व्यापार करने लगे तो इनको जात से निकाल दिया गया, धर्म से निकाल दिया गया। अब ये शुद्धिकरण के लिए छटपटाने लगे। सुनिए बहुत बड़ी चीजें हैं, ये बनारस तक गए, वहाँ के भी ब्राह्मणों ने कहा कि ना आप तो शुद्ध ना होगे, अब तो वही धर्म में रह जाओ। हमारे यहाँ हिंदुओं में ये तो है ना कि भाई बाहर जाने का रास्ता है, आप अंदर फिर आना चाहते हैं तो घर वापसी जैसा कोई चीज नहीं है। घर वापसी का जो कार्यक्रम चलाया जिसको शुद्धिकरण कहा गया, आर्य समाज ने चलाया। आर्य समाज ने, जब दयानंद सरस्वती जी का ये होता है, और सिचुएशन को देखते हुए इंसान के अंदर हिंदुत्व का भावना कैसे आता है, उसके लिए सबसे बड़ा तत्व अगर है कोई तो दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी श्रद्धानंद शुद्धिकरण का बकायदा उन्होंने वो चलाया, क्या नाम है, आंदोलन चलाया, दयानंद ने शुरू किया, वेदों की तरफ लौटो। हाँ, वेद को ही सारा चीजें ये किया। तो कई कारक रहा है, ऐसा ये नहीं है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जिना जिम्मेवार, नेहरू, रहमत अली थे,
पाकिस्तान के फॉर्मेशन करने वाला आदमी जो नक्शा में फॉर्मेशन कर दिया था, ठीक है, वो आदमी जाता है जीना से। जीना का क्या है, जीना को तो मैं क्या, आप पढ़िए एक किताब में आपको बताता हूँ, बीजेपी के नेता थे जसवंत सिंह, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने किताब मेरे पास है, आप आएंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उस किताब को पढ़िए। उसने उस किताब में उन्होंने कहा है कि जीना उतना जिम्मेवार नहीं ना, जितना जिम्मेवार जो है कि नेहरू और पटेल थे। पटेल को ज़्यादा ही जिम्मेवार उन्होंने माना है, अच्छा, पटेल को ज़्यादा जिम्मेवार माना है। और ये तो बंटवारा होना ही था, ये तो टूटना ही था हिंदुस्तान एक साथ, और अच्छा हुआ कि टूट गया। पटेल साहब ने यही बात कहा था। लोग कहते ना कि भाई जिन्ना को तो ऑफर हुआ था प्रधानमंत्री वगैरह, नेहरू ने कहा कि ठीक है आप प्रधानमंत्री बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या बापू ये आप बताइए कि बहुसंख्यक जनता, ये नेहरू का बयान मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या बापू आप ये बताइए कि बहुसंख्यक जनता जो है जिन्ना को बर्दाश्त करेगा? उस जिन्ना को जो कहता है कि भैया 1946 में 16 अगस्त 1946 को वो ये डायरेक्ट एक्शन डे का जो नारा वो देता है आदमी, हजारों लोग कट जाते हैं, लाखों लोग कट जाते हैं, वो आदमी को भारत का प्रधानमंत्री कोई स्वीकार करेगा? उस परिस्थिति में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कभी भी नहीं। तो यही सारी चीजें हैं। इसके पहले ये चीज़ें कहीं कहीं पे चल रही थी, जैसे मतलब कश्मीर में जो आपने एग्जांपल दिया था, मुस्लिम बहुल इलाका में भी हिंदू सरकार थी, चाहे और भी मतलब कि क्या बोलते हैं ये, एक और था लास्ट में जो 3 स्टेट रह गए थे, जूनागढ़ में भी आप देखेंगे तो क्या था, हिंदू बहुल थे और मुस्लिम शासक थे, तो ऐसी पहले चलती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहाँ दंगे हो रहे हैं, सारे मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, वैसे कंडीशन में मतलब जिन्ना को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बांट गया हिंदुस्तान, बहुत अच्छा। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और इन्फॉर्मेशन तो आपने ज़रूर गेन किया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीखा है, ये जो हमारा वीडियो है ये आगे बढ़ाने के लायक है, लोगों को और जानकारी चाहिए, जानना चाहिए लोगों को इस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ हो सके तो इसे जल्द से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो सर। अरे सर, हाँ भाई, आप देखिए वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।